जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे दो कद्दावर नेता चुनावी मैदान में दो दो हाथ करने वाले हैं। एक तरफ है पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद। दोनों ही जम्मू कश्मीर की सत्ता संभाल चुके हैं। अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा पहुंचने की तैयारी में है। गुलाम नबी आजाद पहले ही अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती अब मैदान में उतरी हैं। पहले ये अनंतनाग लोकसभा सीट हुआ करती थी, लेकिन 2 साल पहले डिलिमिटेशन के तहत हुए बदलावों के बाद उसका नाम अनंतनाग राजौरी हो चुका है। डिलिमिटेशन से पहले अनंतनाग सीट से महबूबा मुफ्ती 2 बार जीत चुकी है, एक बार 2004 में और फिर 2014 में। दक्षिण कश्मीर के उस इलाके में उनकी पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती है, जबकि गुलाम नबी आजाद इस इलाके से पहली बार मैदान में है। लेकिन ये बात महबूबा की डगर आसान बनाने की गारंटी नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद अनंतनाग का पूरा सियासी गणित बदल गया है। ऐसे में अनंतनाग राजौरी सीट से किसी भी नेता की जीत का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। और रिफत हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रिफत, अनंतनाग राजौरी डीलिमिटेशन के बाद जो ये सीट अस्तित्व में आई है, अब लोकसभा चुनावों में इसकी जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। एक तो 2 पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। महबूबा मुफ्ती ने कल यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और दूसरा डीपीएपी यहां से चुनावी मैदान में है। इसके और भी इंटरेस्टिंग पहलू हैं इस सीट के, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन रिफत, सबसे पहले 2 पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने, कितना कड़ा मुकाबला? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पहली बार इस तरीके का देखा गया है मामला के 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अनंतनाग पार्लियामेंट सीट पे आमने सामने हैं। वो भी उस वक्त जब धारा 370 हटाई गई, जब डिलिमिटेशन हुई, जब बाउंड्रीज जो है रीड्रॉन कर दी गई। यानी पहले जो है अनंतनाग सीट जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट तक महदूद थी, यानी अनंतनाग, शुपाया, पुलवामा और कुलगाम पे मुश्तमिल थी। लेकिन अब जो है राजौरी पुंछ के इलाकों को इसके साथ जोड़ दिया गया, पुलवामा और शुपाया के कुछ इलाकों को काट दिया गया। यानी कि जो पहले फील्डिंग करती थी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज, उनको पता होता था कहां पे उनकी स्ट्रेंथ है, कहां पे उनकी वीकनेस है। लेकिन आज जो है खासतौर से डिलिमिटेशन के बाद अब ये वाला इलेक्शन तय करेगा कि कहां किसकी स्ट्रेंथ है। तो ऐसे में गुलाम नबी आजाद भी मैदान में कूद गए हैं। महबूबा मुफ्ती का ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा स्टेक इसलिए है, एक तो वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी है और 2 बार वो इसी पार्लियामेंट सीट से जीत चुकी है। 2004 के भी इलेक्शन वो जीत चुकी है और 2014 के इलेक्शन इसी पार्लियामेंट सीट से वो जीत चुकी है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो या कॉन्टेस्ट। और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट है मियां अल्ताफ अहमद, उनको इसलिए मैदान में उतारा गया है क्योंकि राजौरी और पूंछ का जो गुज्जर बेल्ट या पहाड़ी बेल्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां से वो वोट कितने बटोरेंगे उसके लिए उनको वहां उतारा गया है मैदान में। नहीं तो उनका जो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है खासतौर से असेंबली सेगमेंट की, वो कंगन है, वो सेंट्रल कश्मीर में आता है। लेकिन इनको फील्ड में उतारा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अनंतनाग में। तो ऐसे में मुकाबला बहुत सख्त होगा। लेकिन देखना यह भी होगा कि क्या बीजेपी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी या किसी और कैंडिडेट को बिल्कुल रिफत, ये तमाम पहलू हैं इस अनंतनाग राजौरी सीट के, जिस पर मैं आगे आने वाली हूं। लेकिन और इस बीच ईशान भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईशान, मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन रिफत, इससे पहले मैंने कहा था, जैसा कि आपने भी कहा, मियां अल्ताफ क्योंकि गुर्जर बकरवाल कम्युनिटी से हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ का नाम बहुत पहले ही इस सीट से अनाउंस कर दिया था। लेकिन अब डीपीएपी के लिए ये राह कितनी आसान मानी जाए? अनंतनाग राजौरी क्योंकि पीडीपी का एक समय में गढ़ भी रहा है, महबूबा मुफ्ती की वहां पर पकड़ भी बहुत अच्छी है, तो पीडीपी के लिए क्या इस राह को आसान माना जाए? और क्योंकि डीपीएपी की तरफ से गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती अब चुनावी मैदान में खुद हैं, तो क्या मियां अल्ताफ के लिए बाकायदा गुर्जर बकरवाल नेता होने के बावजूद भी क्या अनंतनाग राजौरी सीट की जो राह है वो उतनी आसान है जितनी लग रही थी? देखिए, महबूबा मुफ्ती की अगर हम बात करें, वो चूंकि 2 बार पार्लियामेंट मेंबर रही हैं, वहां से उनका एक अपना वोट बैंक है। लेकिन जहां तक आपने मियां अल्ताफ की बात की, मियां अल्ताफ के लिए न सिर्फ
गुज्जर या पहाड़ी वोट होगा, बल्कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी बेस है, खासतौर से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, शोपियां डिस्ट्रिक्ट में, पुलवामा के कुछ एरियाज में, या फिर बाकी जो एरियाज आते हैं इस पार्लियामेंट सीट पे, वहां पे एक तो गुज्जर वोट को वो हासिल करना चाहते हैं, पहाड़ी वोट को हासिल करना चाहते हैं, साथ ही जो अपनी वोटर बेस है, देखिए सकीना यत्तू वहां की एक लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, साउथ कश्मीर से जो मिनिस्टर भी रही हैं, उनका अपना एक वोट बेस है, तो एक तो वो वोट मिल ही जाएंगे, लेकिन बाकी जो वोट कट जाते उनके, अगर गुज्जर या पहाड़ी वोट्स को वो एड्रेस नहीं करते तो शायद उनको नुकसान होता है। इसीलिए मियां अल्ताफ को मैदान में उतारा गया है। लेकिन अभी जिस तरीके से हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने एतराफ किया कि उनकी पार्टी बहुत कमजोर है, तो ऐसे में एज ए चीफ मिनिस्टर उनका करियर स्टेक पे लगा है, उनका फ्यूचर जो है वो स्टेक पे लगा है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, 2 बार पार्लियामेंट मेंबर भी रही हैं। अगर वो हार जाती हैं तो एक बड़ा ये मैसेज आएगा कि उनकी साख्त खत्म हुई है। गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मैदान में उतरे, अगर वो हारे तो उनके लिए भी जो है ये कहा जा सकता है कि बहुत लोग सवाल उठाएंगे कि जब उन्होंने पार्टी लॉन्च रिफत, की एक और फैक्टर है, रिफत एक और फैक्टर है, गुर्जर बकरवाल लोगों के लिए जिस तरह केंद्र ने कदम उठाए हैं और जो निर्णय लिए हैं, वो फैक्टर्स कितने इन्फ्लुएंसिंग होंगे, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। लेकिन ईशान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ईशान, भाजपा है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी, ये वो तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने अभी तक अनंतनाग राजौरी सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान अभी तक नहीं किया है। क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि बीच में अभी इस तरह की खबरें भी थी, स्पेकुलेशंस भी थे कि हो सकता है गठबंधन कर ये लोग किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट करें, तो क्या इस तरह की खबरें हैं? बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा मुकाबला देखने में लग रहा है ईशान? देखिए, क्योंकि इस बार जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो रीड्रॉ हो गई हैं, जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट थी उसके बाद ये चुनौती कड़ी हो गई है, ना केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी हो, गुलाम नबी आजाद हो या बाकी अन्य पार्टियां हो, क्योंकि इस बार जो राजौरी पूंछ जो कि जम्मू में पड़ता था वो अब अनंतनाग में आ चुका है, और अनंतनाग की कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ गई हैं, जिसमें पुलवामा शामिल है, जहां पर पीडीपी का काफी वोट हुआ करता था। वहीं पर बीजेपी जो है उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो ये पहाड़ी वोट है, चाहे गुज्जर हो, चाहे बकरवाल हो या चाहे अन्य कोई कम्युनिटी हो, वो उनको आ सकता है। अभी रिजर्वेशन भी हुई है, जिसके बाद लगातार रीच आउट जो है बीजेपी कर रही है पहाड़ी कम्युनिटी को, चाहे रविंद्र रैना का राजौरी पूंछ का विजिट हो, क्योंकि ये साफ है रविंद्र रैना को जो है ऐसा अंदेशा लगाया जाता है कि अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो वो रविंद्र रैना हो सकते हैं। और लगातार उनकी कैंपेनिंग जो है अनंतनाग में हुई है, जिसमें कोकरनाग हो या ऐसे पहाड़ी बेल्ट हो जहां पर वोट जो है काफी तादाद में पहले भी पड़ते थे, चाहे हालात खराब थी या अभी भी पड़ते हैं, तो उस पर जो है हेवीली बीजेपी बैंक कर रहा है कि वो वोट उनके फेवर में जाएगा। लेकिन इस बार जो है बड़ी चुनौती होगी, महबूबा मुफ्ती का ऐसा पहला इलेक्शन होगा जिसमें उनके पिता उनके साथ नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले जब भी इलेक्शन लड़े हैं तो पीडीपी के जो कोर फाउंडर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो महबूबा मुफ्ती के साथ खड़े थे, पोल स्ट्रैटेजी बनती थी। लेकिन इस बार जो है उनकी पहली ऐसी इलेक्शन होगी जिसमें वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे और मुफ्ती सईद उनके साथ नहीं होंगे। वही गुलाम नबी आजाद का भी पहला ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें वो कांग्रेस से बाहर हैं, कांग्रेस का सपोर्ट नहीं है, और अपना जो पॉपुलैरिटी है, अपनी जो वोट बैंक है, उस पे बैंक करेंगे ताकि वो ये बिल्कुल ईशान, आपने बखूबी फरमाया कि ये 2 फैक्टर्स हैं ईशान जो बहुत ज्यादा मायने रखेंगे। लेकिन ईशान, एक चीज और है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच क्या मुस्लिम वोट बैंक बट सकता है? और किंग मेकर की भूमिका में, क्योंकि गुर्जर बकरवाल आ सकते हैं और उसका फायदा सीधा मियां अल्ताफ को? जी बिल्कुल, अब ये वोट जो है बढ़ सकता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वोटर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए किसी भी हालत में जो है वोट करेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल वोट बैंक है जो कि इनकी पार्टी के काफी समय से इनकी पार्टी के साथ मुंसलिक है, एसोसिएटेड है, और वो अपना वोट किसी भी हालत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को देगा ही देगा। वहीं पीडीपी जो है एक न्यू एंट्रेंट है पॉलिटिक्स में, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से कंपेयर करें, क्योंकि जब ये पीडीपी बनी तो उसके बाद उन्होंने हेवीली बैंक किया जो बिजबिहारा से, क्योंकि मुफ्ती सईद आते थे, वहां पर नॉर्थ साउथ कश्मीर में उनकी काफी पॉलिटिक्स का दबदबा रहा, उन्होंने इलेक्शन भी जीते काफी वहां से पीडीपी ने, और सीटें भी निकाली, तो उस पे वोट बैंक पे जो है वो देखेंगे। लेकिन पीडीपी के पास फैक्टर ये भी है कि उनके काफी सारे नेता जो है पार्टी से निकल गए, 370 के बाद अपनी पार्टियां बनाने लगे। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ये दावा है कि जो राजौरी पूंछ का बेल्ट है, क्योंकि वो उनके जो मियां अल्ताफ है, चाहे मियां बशीर हो उनके पिता हो या उनके ग्रैंडफादर हो, वो जो है उनके लिए एक रिलीजियस सेंट हैं, जो उनके रिलीजियस हीलर हैं, उनसे काफी मुंसलिक अपने आप को मानते हैं। चाहे उनके घर पे जब तांता बनता है उनका, तो लगातार राजौरी पूंछ के लोग जो है उनके घर आते हैं, तो वो फैक्टर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस
कैलकुलेट कर रहा है। और जैसे रिफत बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना जो वोट बैंक है, चाहे वो अनंतनाग हो, शोपियां हो, कुलगाम हो या बाकी अन्य जगहें हो अब इस अनंतनाग राजौरी की, तो वहां पर उनका वोट तो लगातार वही है और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। वही पीडीपी जो है लगातार डोर टू डोर कैंपेन, चाहे यंग वोटर्स हो, बाकी अन्य जो वोटर्स हैं उनके शोपियां में नेशनल पीडीपी के अच्छे खासे वोट है, तो वहां पर बैंक कर रही है कि वहां से भी उनको वोट मिले। और सिचुएशन क्योंकि चेंज हो चुकी है, हालात जो है संभले हुए हैं, सरकार भी यही सोच रही है कि वोट परसेंटेज जो है बढ़ेगा, वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन देखना पड़ेगा, लेकिन अगर बढ़ता है तो बाकी पार्टियों को जो है इसमें फायदा हो सकता है क्योंकि ज्यादा वोट उनको पड़ेगा। और वहीं पर क्योंकि कांग्रेस का वोट भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा, हालांकि अलायंस में पीडीपी भी है, लेकिन क्योंकि कैंपेनिंग जो है अभी जम्मू में, उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की साथ में हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि नेशनल जो कांग्रेस का वोट है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा क्योंकि 3 उम्मीदवार जो हैं कश्मीर की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ा करेगी और वही कांग्रेस का वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा। तो इससे मतलब ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर जो है वो बढ़ सकता है आने वाले समय में और अनंतनाग राजौरी की सीट पे। ठीक है, ठीक है। रिफत, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि भारी मात्रा है यहाँ पर पहाड़ियों और गुर्जर बकरवालों की भी, क्योंकि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देना और गुर्जर बकरवालों के आरक्षण में किसी तरह की कोई कटौती ना करना, इसको भाजपा बहुत स्पष्ट कर चुकी है। तो क्या ये माना जाए कि अनंतनाग राजौरी सीट पर जो कहा जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा, डीपीएपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि इंडिया गठबंधन के बीच, वो त्रिकोणीय ना होकर अब क्वाड्रिलेटरल हो गया है क्योंकि गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ उनका झुकाव, उनका रुझान? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने कहा कि पहले तो बाउंड्रीज बदल गई हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां फील्डिंग करेंगी, आज के बाद नए इलेक्शन के लिए ट्रेंड सेट होगी, क्योंकि आज तक जो करते आए हैं वो डिफरेंट तरीके की फील्डिंग थी। उनको पता था कहां पे उनकी स्ट्रेंथ है, कहां पे उनकी कमजोरी है। दूसरा एक अहम फैक्टर ये रहेगा क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो है वो रिजर्वेशन दी गई, तो अगर बीजेपी को वो वोट मिलता तो हम ये कहेंगे कि उन पहाड़ी लोगों ने वफा की बीजेपी के साथ। लेकिन अगर वो मियां अल्ताफ को मिला तो उसका मतलब है कि रिलीजियस सेंटिमेंट उसके साथ जुड़ा है, क्योंकि मियां अल्ताफ के जो दादा थे या वालिद थे मियां बशीर अहमद लारवी, तो वो एक स्ट्रांग रिलीजियस लीडर थे। जब भी बाबा नगरी इलाके में यानी कंगन इलाके में उनका एक उर्स मनाया जाता है उनके एक पीर बाबा का, तो वहां पे हजारों की तादाद में लोग आते हैं और उनमें से एक बड़ी तादाद होती है राजौरी और पुंछ के गुज्जर या बकरवाल या फिर पहाड़ी लोगों की। तो ऐसे में यह देखना होगा कि रिजर्वेशन के बाद बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा, या जो ट्रेडिशनली ये लोग वोट देते आए हैं जिन लोगों को, क्या उन्हीं को ये वोट मिलेगा, वो बड़ा जो है फैक्टर डिसाइड कर लेगा। लेकिन यही वजह है, जैसा देखिए पॉलिटिकल पार्टी देखती है कि कहां पे उनकी स्ट्रेंथ है, कहां पे उनकी वीकनेस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा के गुज्जर, पहाड़ी या ये जो बकरवाल लोग हैं उनमें उनकी स्ट्रेंथ कम है, तो इसीलिए मियां अल्ताफ को उन्होंने अनंतनाग सीट पे मैदान में उतारा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीडीपी की जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती, चूंकि चीफ मिनिस्टर रही हैं, 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, अगर वो जीत जाती है तो उनकी साख्त बरकरार रहेगी। अगर वो हार जाती है तो ये साफ हर कोई ये कहेगा कि इनकी साख्त जो है वो खत्म हो गई है। इसी तरीके से गुलाम नबी आजाद, देखिए एक तो हो गया कि उनका जो ट्रेडिशनली कांग्रेस वोट रहा है, क्या सिर्फ वो ट्रांसफर होगा, क्योंकि उसके साथ जो है गुलाम नबी आजाद के साथ सिर्फ कांग्रेस के लीडर ज्यादा जुड़े उसी इलाके में। हालांकि पीरजादा मोहम्मद सईद एक स्ट्रांग लीडर रहे हैं कांग्रेस के, वो पहले गुलाम नबी आजाद के साथ आए थे, लेकिन उन्होंने फिर से किनारा कशी अख्तियार की और फिर से कांग्रेस में चले गए। तो कितना वोट पुराना ट्रांसफर होगा और नया कितना आएगा? बिल्कुल रिफत, क्योंकि बात घूम फिर कर फिर बैक टू स्क्वायर वन यही आ जाती है कि डिलिमिटेशन के बाद ज्योग्राफिकली भी बहुत सारी चीजें बदली हैं और वहीं से फिर एनालिसिस शुरू होता है। लेकिन रिफत, आप नजर बना के रखें, और इस बीच सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन मार्क है कि अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस या भाजपा किस तरह से अपने पत्ते इस सीट पर खोलेगी, ये देखना भी अभी बहुत दिलचस्प है। बहुत शुक्रिया ईशान और रिफत हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस सीट पर चर्चा करने के लिए।